हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी साहब के द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स सेट 2 में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स में सेट 2 में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर को जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। टोटल 7 यानी 7 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। यानी आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 गुना 5 बराबर 10 नंबर मिलेगा आपको इस ग्रुप से। देखिए, पहला प्रश्न 1 नंबर को, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में कोई एक डिफरेंस यानी अंतर लिखना है। आंसर, केंद्रीय बैंक सरकार एवं व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक आम जनता का बैंक होता है। क्या बोला? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट एवं कॉमर्शियल बैंक सरकार एवं व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख हेड बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक आम जनता का, आम पब्लिक का बैंक होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को पढ़िए। 2 नंबर, कर यानी टैक्स की परिभाषा दीजिए। कर यानी टैक्स की परिभाषा दीजिए। आंसर, यह एक अनिवार्य या आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है, परंतु सरकार द्वारा उस व्यक्ति या फर्म को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में कोई लाभ नहीं मिलता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? आंसर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यह एक घरेलू क्षेत्रीय संकुचित धारणा है। इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होता है। आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी यह एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय विस्तृत धारणा है। इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 4, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 4, साख सृजन साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? साख सृजन यानी साख निर्माण किसके द्वारा होता है? आंसर, अर्थव्यवस्था में साख सृजन व्यापारिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, साख का निर्माण, साख सृजन कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 5, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को परिभाषित कीजिए। अप्रत्यक्ष कर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आंसर, यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है, अर्थात इस टैक्स को टाला या हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी आदि। ठीक है, यानी वस्तु पर लगने वाला टैक्स, सेवा पर लगने वाला टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको हम नहीं चुका करके, हम पे लगा है लेकिन हम नहीं चुका करके किसी दूसरों पर टाल सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सेल टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, बिक्री कर, उत्पाद कर और जीएसटी वस्तु सेवा कर। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, एकाधिकार यानी मोनोपोली का अर्थ लिखिए। एकाधिकार यानी मोनोपोली बाजार किसे कहते हैं?
उत्तर, एकाधिकार शब्द का अर्थ एक का अधिकार होता है, अर्थात बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी फर्म स्वयं वस्तु की कीमत को तय करता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, अंतिम प्रश्न, 2 मार्क्स वाला अंतिम प्रश्न को देखिए। 7 नंबर सवाल, सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट से आप क्या समझते हैं? आंसर, बजट एक ऐसा दस्तावेज या आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का ब्यौरा या लेखा जोखा कैलकुलेशन डाटा होता है। क्या समझे? बजट एक ऐसा दस्तावेज या आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की आने वाला एक वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का ब्यौरा कैलकुलेशन लेखा जोखा होता है। आगे देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन टोटल 7 गो पूछा जाएगा जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी इस ग्रुप से आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला सवाल 8 नंबर को, 8 नंबर सवाल पढ़िए। 8, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है मतलब मुद्रा को मूल्य का मापक कहा जाता है। कैसे? आंसर, मुद्रा मूल्य मापन या लेखे की इकाई का कार्य करती है मतलब मुद्रा मूल्य को मापता है, लेखा जोखा का हिसाब किताब करता है। ठीक है, यानी मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं के मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई सामान्य मापदंड नहीं था जिसके कारण विनिमय का मूल्य यानी लेन देन का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक परेशानी कठिनाई होती थी। अतः वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर पढ़िए। सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखिए। सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट का क्या टारगेट है, क्या एम है, क्या उद्देश्य है? बजट क्यों बनाया जाता है सरकार द्वारा? आंसर, बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बजट बनाने का निम्नलिखित कारण है। पहला, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को तेज करना, पिछड़े हुए क्षेत्र को विकसित करना, आय की असमानताओं को कम करना, अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की स्थिति को नियंत्रित करना। अगला अंतिम, आय एवं रोजगार में वृद्धि करना। ये सब बजट बनाने का उद्देश्य है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली का किसी एक दोष का वर्णन करना है यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का कोई एक कठिनाई, कोई एक परेशानी, दोष, कमियां का वर्णन करना है। आंसर, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में एक आवश्यक शर्त है कि मेरा आवश्यकता का वस्तु तेरे पास और तेरा आवश्यकता का वस्तु मेरे पास होना चाहिए और दोनों लेन देन करने के लिए तैयार भी होना चाहिए, तब वस्तु विनिमय प्रणाली सफल हो पाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। पढ़िए बढ़िया से। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो, साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार भी हो। परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है। मेरा वाला आपके पास, आपका वाला मेरे पास, फिर हम और आप लेन देन करने के लिए तैयार है कि नहीं, तब वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम सफल होगा। आगे देखिए, मुद्रा के आविष्कार से अब यह कठिनाई दूर हो गई है क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचकर उसकी सहायता से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु कहीं पर भी खरीद सकता है। आगे देखिए सवाल नंबर 11।
भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। भुगतान शेष के चालू खाता का क्या घटक है, क्या संघटक है? आंसर, चालू खाते की घटकें निम्नलिखित है। पहला, दृश्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात। दृश्य यानी विजिबल वस्तुओं का निर्यात एवं आयात, जैसे सीमेंट, कपड़ा, मशीन, चाय आदि। 2 नंबर, अदृश्य यानी इनविजिबल घटकें यानी सभी सेवाएं, जैसे सूचना, संचार, बैंकिंग, जहाजरानी आदि। आगे देखिए 3 नंबर, एक पक्षीय अंतरण, एक पक्षीय लेन देन, जैसे पूंजीगत सामानों का लेन देन। आगे देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 को पढ़िए। 12 मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स और अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स वह वस्तु होता है जिसका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फर्मों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में, निर्माण में नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग घरेलू क्षेत्र के उपभोग में अंतिम रूप में होता है। आगे देखिए, दूसरी ओर मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स वह वस्तु होता है जिसे एक फर्म द्वारा किसी दूसरे वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे पूंजी का निर्माण भी होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13 नंबर 13, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु की मांग को इफेक्टिव करने वाला, मांग को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करना है। किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करने वाला कारक निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत से अत्यधिक प्रभावित होती है, मतलब मुख्य रूप से प्रभावित होती है। अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के घटने पर मांग अधिक होती है, यानी कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध होता है। आगे, आय स्तर। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और आय घटने पर वस्तु की मांग कम होती है। आगे है 3 नंबर, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव, पसंद आदि। यानी उपभोक्ता की रुचि बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और रुचि कम होने पर, घटने पर वस्तु की मांग कम होती है। आगे, जनसंख्या स्तर। जनसंख्या बढ़ने पर वस्तु की मांग अधिक होती है और घटने पर वस्तु की मांग कम होती है। आगे, विज्ञापन या प्रचार प्रसार। विज्ञापन या प्रचार प्रसार से हमेशा वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ये सभी मांग को प्रभावित करने वाला कारक हैं। ठीक है, क्या क्या है? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय स्तर, आगे उपभोक्ता की रुचि, फैशन, स्वभाव, पसंद आदि, आगे जनसंख्या स्तर और विज्ञापन या प्रचार प्रसार। आगे देखिए सवाल नंबर 14, यानी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न 14 नंबर देखिए। अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? उत्तर, अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें समय कम होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, इसमें उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर एवं कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें साधनों के प्रयोग का परिवर्तनशील अनुपात पाया जाता है, इसमें उत्पादक को कोई नया उत्पादन फलन प्राप्त नहीं होता है, इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना नहीं बदलता है, इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। आगे देखिए, आगे है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें समय अधिक होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें उत्पत्ति के कोई भी साधन स्थिर नहीं होते हैं, इसमें साधनों के प्रयोग का एक समान अनुपात पाया जाता है, इसमें उत्पादक को एक नया उत्पादन फलन प्राप्त होता है, इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना बदल जाता है, इसे पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। ठीक है, एक में टाइम कम है, एक में टाइम ज़्यादा है। एक को बोलेंगे
परिवर्तनशील अनुपात का नियम, एक को बोलेंगे पैमाने का प्रतिफल नियम। आगे देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यानी इस ग्रुप से लॉन्ग क्वेश्चन से आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला सवाल 15 नंबर को, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट कर्व यू अक्षर जैसा क्यों होता है? अंग्रेजी का यू अक्षर की तरह क्यों होता है? आंसर, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, जिसके कारण पहले साधन के बढ़ते प्रतिफल की दशा लागू होती है, जहां औसत लागत घटती हुई होती है। इसके बाद साधन के स्थिर प्रतिफल की दशा लागू होती है, जहां औसत लागत घटती हुई दर से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है, तथा अंतिम में जब साधन के घटते प्रतिफल की दशा लागू होती है तब औसत लागत बढ़ने लगती है। इसका मतलब क्या समझें? पहले साधन का बढ़ते प्रतिफल, मतलब साधन बेसी प्रयोग कर पाएंगे कब? जब औसत लागत घटेगा, तब जब खर्चा कम होगा तब साधन का बढ़ते प्रतिफल होगा। आगे इसके बाद साधन के स्थिर प्रतिफल का मीनिंग क्या है? जितना साधन पहले प्रयोग करते थे उतना अभी वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब खर्चा उतने है जितना पहले होता था, यानी औसत लागत घटकर स्थिर हो गया। लास्ट में अंतिम में जब साधन के घटते प्रतिफल होगा, इसका मतलब साधन को घटा दिए, कम कर दिए। क्यों? लागत बढ़ने लगा, खर्चा अधिक होने लगा, इसीलिए। यानी पहले लागत घटता है, फिर घटते घटते न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है और फिर बाद में बढ़ने लगता है, इसीलिए एसी यू आकार का हो जाता है। यानी औसत लागत एसी पहले घटती है, फिर स्थिर हो जाती है और अंत में बढ़ने लगती है, जिसके कारण औसत लागत एवरेज कॉस्ट वक्र यू आकार का हो जाता है। देख लीजिए बढ़िया से फिगर में, देखिए फिगर, ठीक है। यानी पहले साधन का बढ़ते प्रतिफल, साधन बेसी प्रयोग करेंगे कब? जब खर्चा घटेगा तब। उसके बाद साधन का स्थिर प्रतिफल, यानी साधन उतने प्रयोग कर रहे हैं स्थिर रूप से जितना पहले करते थे। क्यों? खर्चा उतने हो रहा है जितना पहले होता था। आगे साधन को घटा दिए, साधन का घटते प्रतिफल, क्यों? खर्चा बढ़ गया इसीलिए। यानी पहले खर्चा घटा, फिर स्थिर हुआ, फिर बढ़ा, इसीलिए एसी कर्व अंग्रेजी के यू आकार का हो जाता है, यू अक्षर की तरह होता है। आगे देखिए 16 नंबर सवाल, संतुलन कीमत क्या है? इसका निर्धारण कैसे होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? संतुलन कीमत क्या है? इसका डिटर्मिनेशन, निर्धारण कैसे होता है? आंसर, संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन शब्द का अर्थ परिवर्तन की अनुपस्थिति होता है, अर्थात संतुलन कीमत एक ऐसी स्थिति को बताती है जहां कीमत को निर्धारित करने वाली शक्तियों यानी मांग एवं पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर होती है। संतुलन कीमत मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच का सहमति का कीमत, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच का सहमति से जो कीमत तय होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। यानी संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग यानी खरीदारी और किसी वस्तु की पूर्ति यानी बिक्री, डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। आगे देखिए संतुलन कीमत का निर्धारण, यानी संतुलन कीमत का डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर होती है, अर्थात जिस बिंदु पर किसी वस्तु की मांग वक्र, डिमांड कर्व एवं पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण देखिए ग्राफ में, डी डिमांड कर्व है जिसका स्लोप बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, एस पूर्ति वक्र है जिसका स्लोप बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, डी मांग वक्र, एस पूर्ति वक्र, दोनों संतुलन बिंदु ई पर, ई मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु ई जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई है, ठीक है,
संतुलन बिंदु ई है इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई है, ठीक। वहां पर संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी तय हुआ है, ओपी, और संतुलन मात्रा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू है, ठीक है। संतुलन बिंदु पर संतुलन कीमत ओपी और मात्रा ओक्यू है, जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई है, ठीक। आगे जब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बेसी होगा, जब दाम घटेगा तो डिमांड बेसी होगा। जब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बेसी, दुकानदार बेसी बेचना चाहेगा, जिसको एक्सेस सप्लाई कहेंगे, ए बी को। ए बी एक्सेस सप्लाई है, दाम बढ़ने से बिक्री दुकानदार बेसी करना चाहता है, एक्सेस सप्लाई। और जब दाम घट जाता है तो दुकानदार बेसी डिमांड करना चाहता है, बेसी खरीदना चाहता है, यानी एक्सेस डिमांड। दाम कम तो मांग बेसी, और दाम बेसी तो सप्लाई बेसी, ठीक है। आगे देखिए लिख दिए हैं चित्रानुसार, अक्ष ओ एक्स वस्तु की मांग एवं पूर्ति है, अक्ष ओ एक्स वस्तु का डिमांड सप्लाई है, अक्ष ओ वाई वस्तु का कीमत डी डी डिमांड कर्व, मांग वक्र एस एस सप्लाई कर्व पूर्ति वक्र, बिंदु ई संतुलन बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट, ए बी एक्सेस सप्लाई, सप्लाई बेसी डिमांड से, सी डी एक्सेस डिमांड, डिमांड बेसी सप्लाई से, ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइस संतुलन कीमत, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी संतुलन मात्रा। एक बार फिगर को देखिए और सब बात को मिलाइए, देखिए बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर फिगर में डी डी मांग वक्र डिमांड कर्व और एस एस पूर्ति वक्र सप्लाई कर्व टच करता है संतुलन बिंदु ई पर, वहीं पर संतुलन कीमत का निर्धारण ओ पी होता है, जहां संतुलन मात्रा ओ क्यू है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 को पढ़िए। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है? आंसर, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के निम्न कारण है। पहला, अनंत या असीमित आवश्यकताएं, यानी मनुष्य के पास आवश्यकताएं अनंत होती है, अर्थात एक आवश्यकता पूर्ण होने पर एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, यानी मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। आगे, सीमित या दुर्लभ साधन, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं, जो असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं। आगे, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, यानी मनुष्य की आवश्यकताएं उसकी क्षमता की दृष्टि से अलग अलग होती है। मतलब प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है और कुछ के लिए कम महत्वपूर्ण होती है, जिसके अनुसार वह अपनी आवश्यकताओं को अलग अलग वैल्यू, अलग अलग महत्व देता है। आगे देखिए, साधनों का वैकल्पिक यानी अलग अलग प्रयोग, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग भी अलग अलग होता है, जिसके लिए मनुष्य को चयन करना पड़ता है कि किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग किया जाए। आगे, चुनाव या चयन की समस्या, यानी जब प्रत्येक मनुष्य को चुनाव या चयन की समस्या से गुजरना पड़ता है तो वह इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या बन जाती है। यानी आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के टोटल 5 कारण हैं, ठीक है। पहला, अनंत या असीमित आवश्यकताएं, दूसरा, सीमित या दुर्लभ साधन, तीसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, चौथा, साधनों का वैकल्पिक यानी अलग अलग प्रयोग, पांचवा, चुनाव या चयन की समस्या। आगे है 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर को पढ़िए। 18, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के कार्यों का वर्णन करें। सेंट्रल बैंक का क्या काम है, सुनिए। पहला, नोट जारी करने का अधिकार, नोट जारी करने का एक अधिकार। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट, सभी नोट सारे देश में स्वीकार किए जाते हैं। यानी भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। केवल 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोट एवं सिक्कों को जारी करने का काम आरबीआई करता है। क्या समझें?
केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम है नोट जारी करने का एकाधिकार, नोट इशू करने का काम। यानी वर्तमान में संसार के प्रत्येक देश में सेंट्रल बैंक ही नोट को छाप सकता है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक द्वारा छपा गया नोट सारे देश में एक्सेप्ट किया जाता है। भारत में मुद्रा जारी करने का काम आरबीआई को प्राप्त है, ठीक है। केवल 1 रुपया के नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जारी करते हैं। बाकी सभी प्रकार के नोट एवं सिक्कों को आरबीआई ही जारी करते हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता। यानी केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक सरकार का बैंक होता है, सरकार का एजेंट होता है, सरकार का वित्तीय परामर्शदाता यानी सलाह देने वाला होता है। भविष्य में कौन सा योजना अच्छा होगा, क्या करना है जिससे देश आगे बढ़ेगा, देश का डेवलप होगा। वित्तीय परामर्शदाता यानी अर्थशास्त्री होता है आरबीआई का गवर्नर सरकार के लिए। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंक होता है। भारतीय सभी सरकारी खाते के नगद कोष आरबीआई के पास जमा होते हैं। यानी केंद्रीय बैंक सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है, देश विदेश से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करता है और सरकार को जरूरत पड़ने पर उसे रकम उधार भी देता है। अतः आरबीआई सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करती है। इसीलिए आरबीआई का गवर्नर को भारत का अर्थशास्त्री कहते हैं। जैसे रघुराम जी राजन, उर्जित आर पटेल, शक्तिकांत दास, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी सुब्बा राव, ये सभी अर्थशास्त्री हैं भारत के, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक देश के अन्य सभी व्यापारिक बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है। अर्थात केंद्रीय बैंक का अन्य सभी व्यापारिक बैंकों के साथ वही संबंध है जो एक व्यापारिक बैंकों का, कॉमर्शियल बैंक का अपने आम जनता के साथ होता है। यानी भारत में आरबीआई देश के सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण, कंट्रोल करती है। यानी आरबीआई सभी व्यापारिक बैंकों का एक प्रधान, एक हेड, प्रमुख बैंक होता है। आगे देखिए अंतिम ऋणदाता, 4 नंबर पॉइंट, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक देश के सभी अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट के दौरान, यानी भविष्य में कभी संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वह केंद्रीय बैंक से, सेंट्रल बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण की मांग करता है। आगे है 5 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट 5 नंबर, साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी यानी क्रेडिट संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। यानी केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं पर रखने का प्रयास करती है ताकि अर्थव्यवस्था कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी में मुद्रा स्फीति, मुद्रा अस्फीति, मंदी, तेजी, इस तरह का स्थिति उत्पन्न ना हो। आगे देखिए सवाल नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर को पढ़िए। सामूहिक मांग की अवधारणा को एक रेखाचित्र द्वारा समझाइए। सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट को एक ग्राफ द्वारा स्पष्ट करना है, एक ग्राफ द्वारा स्पष्ट करना है। आंसर देखिए, सामूहिक मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, सामूहिक मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, एडी। एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। देखिए, एक होता है व्यक्तिगत मांग, यानी बाजार में किसी एक व्यक्ति कितना खरीदारी किया, किसी एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु का कितना मांग किया गया, उसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे। एक होता है बाजार मांग, यानी बाजार में गया हुआ सभी कस्टमर के द्वारा टोटल किसी वस्तु का यानी आलू का कितना खरीदारी किया गया। एक होता है सामूहिक मांग, यानी एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का सभी लोगों के द्वारा टोटल कितना डिमांड किया गया। इसीलिए सामूहिक मांग को कुल मांग, समग्र मांग भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। देखिए, मांग मतलब क्या, मांग मतलब खरीदारी,
और वस्तु खरीदेंगे तो पैसा खर्चा होगा। क्या समझे? मांग मतलब खरीदारी और वस्तु खरीदेंगे तो पैसा खर्चा होगा। यानी मांग खर्च के रूप में व्यक्त होता है, मांग कुल व्यय के रूप में व्यक्त होता है। हम कितना मांग कर पाएंगे, हम कितना खरीद पाएंगे, जितना खर्चा कर पाएंगे, जितना पैसा का हम व्यय कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे। इसीलिए बोला कुल मांग कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम अर्थव्यवस्था में कितना मांग कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि हम टोटल कितना खर्चा कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में सामूहिक यानी समग्र कुल मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के सभी निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उस पर मुद्रा खर्च करने को तैयार होता है। क्या बोला? एक देश के सभी निवासी अपना इनकम के साथ जितना पैसा वस्तु को खरीदने के लिए व्यय करना चाहेगा उतना मांग कर पाएगा, जिसको सामूहिक मांग, कुल मांग, समग्र मांग बोलेंगे। तो हम लोग का जो व्यय होता है वो दो पार्ट में होता है। इनकम का व्यय एगो वस्तु के उपभोग पर होता है और बचत का पैसा को निवेश पर खर्च करते हैं। यानी आय का व्यय दो प्रकार से होता है, उपभोग व्यय, निवेश पर व्यय। तो सामूहिक मांग कुल व्यय के रूप में व्यक्त हुआ और व्यय का दो पार्ट, उपभोग पर, निवेश पर। यानी सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। एडी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी बराबर सी प्लस आई। सामूहिक मांग बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, ग्राफ द्वारा स्पष्टीकरण समझिए। सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर आय एवं रोजगार स्तर में वृद्धि होती है। जब अर्थव्यवस्था में देश में मांग बढ़ेगा तो देश का आय रोजगार स्तर में वृद्धि होगा और सामूहिक मांग में कमी होने पर आय एवं रोजगार स्तर में कमी होती है। मांग कम होने से आय रोजगार घटेगा। यानी आय रोजगार एवं सामूहिक मांग के बीच धनात्मक सीधा संबंध होता है। आय रोजगार एवं सामूहिक मांग के बीच धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन सीधा संबंध होता है। देखिए ग्राफ को समझिए। ठीक है, ग्राफ को बढ़िया से देखिए। एडी